लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, और हमने क्या पढ़ा था, जब लास्ट क्लास में हमने शुरू कहाँ से करा था, स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ा था, हमने पढ़ा था, कहानी सुनी थी हमने, तो कहानी में हमने ये पढ़ा था कि शेयर होल्डर कह रहे कि वो चीर फाड़ कर देगा क्या, तो अंबानी जी ने कहा कि नहीं, चीर फाड़ नहीं अफोर्ड कर सकता मैं, तो गुरुजी ने समझाया कि चीर फाड़ नहीं करेगा, तो शेयर होल्डर बोले कि सब कुछ कैसे चेक करेगा, फिर सारा डेटा कैसे निकालेगा, तो फिर गुरुजी ने उनको समझाया था कि स्कोप ऑफ ऑडिट में कवर होता है कि कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। जब कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी होता है तो ये बात सुन के झुनझुनवाला साहब बहुत खुश हो गए थे, उन्होंने अपनी बीवी को फ़ोन लगाया कि घर बेच दो, गहने बेच दो, सब बेच दो, सारे पैसे लगा देंगे कंपनी में। तो फिर उनको समझाया गया था कि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग होती है, कोई 100% गारंटी नहीं है। अश्योरेंस 3 तरह की होती है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस और मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है, हम इतनी देर से अश्योरेंस 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 बोल रहे हैं, तो अश्योरेंस का मतलब क्या है, पेज नंबर 8 पे आएंगे। अश्योरेंस का मतलब क्या, पढ़ो नहीं, ऐसे ही बता दो मेरे को अश्योरेंस का मतलब क्या है। ऑडिट क्या करती है, सहानुभूति कौन देता है, सहानुभूति का मतलब होता है तसत्ती, चल भाई ठीक है कोई बात नहीं, बुरा हो गया तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं, ये होती है सहानुभूति। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ठीक है, किसी भी यूज़र का किसी भी चीज़ पे कॉन्फिडेंस बढ़ाना। फॉर एग्जांपल हमने ऑडिट में पढ़ा कि ऑडिटर आएगा, चेकिंग करेगा और शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, अब हो सकता है मैनेजमेंट को लग रहा हो कि भाई हमारी बिल्डिंग में ना आग लगने का खतरा है, तो उसने फायर डिपार्टमेंट से किसी को बुलाया, उसने चेक कराई, उसने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बुलाया, सारी वायरिंग चेक कराई। अब उन दोनों ने उसको समझाया कि भाई हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो क्या उन्होंने अश्योरेंस दी, क्या इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा यूज़र का। ठीक है, तो अश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी एंगेजमेंट जिससे यूज़र का कॉन्फिडेंस बढ़े किसी भी चीज़ पे। तो क्या ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, अब अश्योरेंस एंगेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो बंदा चेक करेगा कैसे। एग्जाम्पल, अब बिजली वाला आया, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो उसने पढ़ाई की होगी, कुछ ना कुछ तो उसने एक्सपीरियंस लिया होगा, जिसके बेसिस पे उसको ये पता है कि एक चीज़ सही है और अगर ये चीज़ इसके जैसी सेम है जो एक्चुअल में है तो वो चीज़ सही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एज एन ऑडिटर जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए, शेड्यूल 3 बना होना चाहिए। ठीक है, हमने चेक करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनी है, प्रॉपर डिस्क्लोजर दिए हैं, तो हमने एक चीज़ के साथ कंपेयर किया जो एक्चुअल में होनी चाहिए और फिर हमने डिसाइड किया कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्राइटेरिया, इस चीज़ को हम बोलते हैं बेंचमार्क, जैसी चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए। फुकरे देखिए, कौन सी वाली, फर्स्ट, तो उसमें वो लिखता है कि क्लास में बैठ के कॉलेज जाने से पहले कि यहाँ पे हन्नी और चूचा बैठते थे, तो वो बेंचमार्क अलग होता है, ये बेंचमार्क अलग है। बेंचमार्क का मतलब है क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम देखेंगे कि चीज़ एक्चुअल में वैसी है या नहीं है, इसको हम बोलेंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या होती है अश्योरेंस एंगेजमेंट, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दी जाती है। और अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोसेस कैसे होती है, बंदा आता है, चेक करता है बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सही है या नहीं है, और फिर अपनी ओपिनियन देता है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, दिस इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एज एन ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होगी, ऑडिट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। देखो, किसको चाहिए था कॉन्फिडेंस, शेयर होल्डर्स को चाहिए था कॉन्फिडेंस, गुरुजी के पास गए थे कि हमें पैसा लगाना है। ठीक है, किसकी कंपनी पे चाहिए था, अंबानी जी की कंपनी पे चाहिए था कि भाई हमने पैसा लगा रखा है। और एक हो गया ऑडिटर, तो शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस चाहिए, कंपनी अंबानी जी की, चेकिंग कौन करेगा, ऑडिटर, 3 पार्टी होगी, इसके अलावा तो कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर गया, ऑडिटर कंपनी में गया, सबसे पहले जाके क्या करेगा, नॉक नॉक, दरवाजा खोला, फिर वो कहेगा मैं ऑडिट करने आया हूँ, निकालो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ले ले, एविडेंस बाद में लेगा। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है, तो देख किस बेसिस पर है, उसको पता है कि कैसे होने चाहिए, उसके पास एक बेंचमार्क है, उसने एएस पढ़े हैं, उसने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़े हैं, उसको पता है कि एक्चुअल में चीज़ कैसी होनी चाहिए, तो उससे इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब कंपेयर कर रहा है, उसके बाद वो चेकिंग करेगा, चेकिंग के लिए उसको क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। ठीक है,
सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का मतलब समझ में आता है? सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी और एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी नंबर, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आईसीआई के एग्जाम में हम लिखते हैं क्वांटिटी। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी, ठीक है। अगर उसको कोई गलती मिल जाए तो उसके लिए भी वो अपने एविडेंस इकट्ठा करेगा कि कल को मैं इनको लिख के दे दूं गलती और इन्हें ठीक कर ली, बाद में कौन मेरा कॉलर पकड़ने आ जाएंगे शेयर होल्डर कि भाई तूने अपना काम सही से नहीं किया। मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती मिली, ठीक है, तुमने लिख के दे दिया कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तुम गए, मैनेजमेंट ने क्या करा, पीछे जाके ठीक कर लिया। अब कल को शेयर होल्डर, कल को मैनेजमेंट कह देगी टीवी पे आके, देखो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं दिख रही आपको, कुछ भी लिख के चला जाता है, तो फिर आप एविडेंस लोगे, जो भी आपने गलती ढूंढी, ठीक है, उसके आप एविडेंस लोगे। या फिर अगर गलती नहीं भी है, आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बना रखी है, आपने लिख दिया कि सही है, कल को कोई फ्रॉड हो सकता है जो हमारे सैंपल में ना आया हो, कल को फ्रॉड निकल आया, शेयर होल्डर ने आके आपका कॉलर पकड़ लिया, तूने चेकिंग करी थी ना, अब मारे तेरे कि नहीं मारे, एक बार में बता दे, तो आप कहोगे कि भाई मैंने चेकिंग करी थी सैंपल बेसिस पे, मैंने तुम्हें पहले बताया था 100% इंश्योरेंस नहीं है, कह रहे तूने सैंपल बेसिस पे भी नहीं करी, हमको तो ऐसा लग रहा है, तू जाके पिज्जा खा के आ गया बस। वो कहेगा कि भाई मेरे पास एविडेंस है। अगर उसके पास एविडेंस नहीं होंगे तो वो पिटेगा, ठीक है, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते सीए को टीवी पे पिटता देखना। तो ऑडिटर हमेशा एविडेंस लेके चलता है अपना, जो भी चीज़ चेकिंग करता है, चाहे वो सही लिखे और चाहे वो गलत लिखे, हमेशा एविडेंस रखता है, ठीक है। एविडेंस ले लिया आपने, चेकिंग कर ली, सब हो गया, अब क्या करोगे आप एज एन ऑडिटर? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे जो हमने गलतियां निकाली, कर लिया। अब मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही निकली, ठीक है, अब हाँ, तो आप बस ओपिनियन दे देंगे ठीक है। ओपिनियन कैसे दोगे? कि जैसे धीरू भाई अंबानी साहब आए थे कि सुनो 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 मेरे को अपनी कंपनी में पैसा चाहिए, तुम जाके बोल दोगे कि सुनो 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 मैंने चेक कर लिया सही है? नहीं, कैसे दोगे ओपिनियन? रिपोर्ट देंगे हम। रिपोर्ट दोगे, लिख के दोगे, ठीक है, लिखित में दोगे, लिखित की बात की वैल्यू है, बोले हुए की बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर हम एक रिपोर्ट देंगे। एक बार दोबारा बताना क्या था? शेयर होल्डर थे, अंबानी जी की कंपनी थी, ऑडिटर आया, ऑडिटर गया कंपनी में, सबसे पहले जाके क्या मांगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी, उसके बाद हमने क्राइटेरिया के बेस पे हमने चेक करा कि सब कुछ सही मतलब सब कुछ सही है क्या नहीं, हमने बेंचमार्क से उसको कंपेयर किया, फिर हमने अपने एविडेंस इकट्ठे करे जैसे जैसे हम ऑडिट करते गए, और फिर हमने एक रिपोर्ट इशू करके दे दी। आओ अपने पेज नंबर 8 पे डायग्राम देखो, दिख रहा है डायग्राम? सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि अश्योरेंस एंगेजमेंट किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसका मतलब है सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली एंगेजमेंट, तो वो ऑडिट की भी हो सकती है, वो तारों की भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी हो सकती है, सब चीज़ों की अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है। एंगेजमेंट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, मैंने तेरी किसी बात से अग्री किया, ठीक है, और एंगेजमेंट को हम एंगेजमेंट जब बोलते हैं जब एक फॉर्मल लेटर की शेप में हम अग्री कर लेते हैं, लिखित में अग्री कर लेते हैं, ठीक है। कल को कोई अपनी बात से पलट जाए तो तुम क्या करोगे? इसलिए हम हर एक चीज़ लिखित में रखते हैं, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन भी रखते हैं। आज तुम्हें कहानी सुनाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है। 3 पार्टी रिलेशनशिप हो गया फर्स्ट एलिमेंट, 3 लोग होने चाहिए कम से कम, फिर 3 लोग होते हैं एक अश्योरेंस एंगेजमेंट में। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर इसकी क्या आप चेक करने वाले हो, जैसे कि ऑडिट में हम चेक करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आता है सूटेबल क्राइटेरिया, बेंचमार्क, ठीक है, जिस चीज़ से हम कंपेयर करेंगे, गाइडलाइंस AFRF, जिस भी चीज़ से कंपेयर करेंगे। फिर हम इकट्ठा करेंगे अपना सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, कि भाई अगर तूने तारे चेक करी भी हैं तो हमें कुछ ऑडिट एविडेंस, हमें कुछ एविडेंस तो देखा कि भाई तूने किससे कंपेयर करा है, क्या चीज़ देखी है क्या नहीं देखी है, तू आके कुछ भी बोल के चला जाए, कल को आग लग जाए तो। फिर जब हमने सब कुछ चेक कर लिया, एविडेंस इकट्ठे कर लिए, हम एक रिटर्न अश्योरेंस दे देंगे, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देंगे। सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। चार्ट देख के याद आ रहा है? ठीक है, बताओ क्या था सबसे पहले? 3 पार्टी हैं, फटाफट बोलो फटाफट। सब्जेक्ट मैटर, फिर क्राइटेरिया और बेंचमार्क के बेसिस पे देखेंगे, फिर हम ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे, ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करेंगे, फिर हम अपनी रिटर्न में एक रिपोर्ट इशू करेंगे, रिटर्न में रिपोर्ट इशू कर देंगे। डायग्राम से याद आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। एक बारी फटाफट पढ़ते हैं। सबसे पहला है अ 3 पार्टी रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ए प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर, ठीक है। यहाँ हाँ, इन केस ऑफ ऑडिट ऑडिटर, इन केस ऑफ बिजली वाली, इन केस ऑफ फायर वाली
वो जो भी फायर डिपार्टमेंट से बंदा आया था वो मतलब प्रैक्टिशनर हो गया एक्सपर्ट, ठीक है। हम अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात करें, हम ऑडिट एंगेजमेंट की बात नहीं करें। अश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ वाइडर टर्म, इसके अंदर ऑडिट कवर हो गया, समझ गए, ठीक है। प्रैक्टिशनर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द अश्योरेंस, जो चेक करेगा, जो अश्योरेंस देगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जैसे ऑडिट के केस में कौन है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और इंटेंडेड यूजर, जिन लोगों के लिए अश्योरेंस रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है, दीज पर्सन्स में यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर एक भी तो हो सकता है। कैसे? हाँ, एक भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, हाँ। तो मतलब अलग अलग भी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ पे 3 लोग हैं। एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि एक कैसे हो सकता है, तो मैनेजमेंट ने कोई चीज़ करी और मैनेजमेंट ने अपनी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अश्योरेंस लेने के लिए कि क्या ये चीज़ स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ऑडिटर को बुलाया, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी मैनेजमेंट है और इंटेंडेड यूज़र भी मैनेजमेंट है, ठीक है। फिर एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड, एग्जाम्पल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट while conducting audit. Then is suitable criteria. These refers to benchmark used to evaluate the subject matter like standards, guidance, laws, regulations. And then there is sufficient and appropriate audit evidence. Sufficient means quantity and appropriate relates to quality. ठीक है, one evidence may be providing more comfort to the auditor than the other evidence. ऐसा हो सकता है कि एक एविडेंस से ऑडिटर को ज़्यादा कंफर्ट आए और एक एविडेंस से कम कंफर्ट आए। Sufficient appropriate audit evidence. It is on the basis of evidence that conclusions are arrived and an opinion is formed by auditor. एविडेंस हम इकट्ठे करेंगे, उन एविडेंस के बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे, हम अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि भाई हमने चेक करी, हमने देखा कि सही है, तो वो एक हमारे लिए एविडेंस हो गया, अब हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो सफिशिएंट भी होना चाहिए एविडेंस और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंट मीन प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए कि हमने 10 एविडेंस चेक किए हैं, कम से कम 100 ट्रांजेक्शन्स थी, तो उसके हिसाब से सफिशिएंट है सैम्पल बेसिस। और अप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी उसकी सही है, ठीक है। एक एग्जांपल इसका देते हैं कि हम डेटर्स चेक कर रहे हैं, तो हमने नंबर ऑफ डेटर्स बहुत सारे चेक कर लिए और अप्रोप्रिएटनेस हमने उनसे डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले ली, ठीक है, ये हो गया अप्रोप्रिएटनेस। अब ऑडिटर को मैनेजमेंट ने अगर डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेने से मना कर दिया तो उसने बाकी लेजर से बैलेंसेस में डालिए, तो एक एविडेंस से उसके पास कम कंफर्ट आया, एक से ज़्यादा कंफर्ट आया, ठीक है। या फिर हमने डेटर को अश्योरेंस रिपोर्ट, हमने डेटर को कन्फर्मेशन भेजी कि भाई हम आपको ये चिट्ठी भेज रहे हैं, अगर आप इस चिट्ठी का रिप्लाई नहीं करोगे तो हम ये मान लेंगे कि आपके पास हमारे 1 लाख रुपए पेंडिंग है, आपने हमारे 1 लाख रुपए देने हैं। और दूसरे को हमने ये लिख के भेजा कि आप इस चिट्ठी का रिप्लाई करो और आप हमें ये बताओ कि आपको कितने रुपए देने हैं, उसने सामने से लिख के बताया कि 1 लाख रुपए देने हैं। तो इन दोनों एविडेंस में से कौन सा एविडेंस है जो आपको ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराता है? जो सेकंड वाला है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो एक एविडेंस से हो सकता है ऑडिटर को ज़्यादा कंफर्ट आए और एक से कम कंफर्ट आए, तो ऑडिटर को देखना है कि जितने भी उसने एविडेंस लिए उनसे उसको कंफर्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, अप्रोप्रिएट एविडेंस है या नहीं, क्वालिटी वाइज है क्या नहीं है। एंड लास्ट इज अ रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। A written report is provided containing conclusions that conveys the assurance about the subject matter. It is the outcome of an assurance engagement. समझे? पढ़ लो इसको एक बारी फटाफट। पढ़ लिया?
हमने ये समझ लिया एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होती है, हमने ये समझ लिया कि ऑडिटर अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा। अब मुझे आप ही बताओ कि ऑडिटर एक्चुअली में ऑडिट करेगा कैसे? एक्चुअली में ये कैसे डिसाइड करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है? क्राइटेरिया के बेसिस पे चेक करेगा। चेक करेगा कैसे? कैसे चेक करेगा? स्टेप बाय स्टेप बताओ। बेसिक्स पे आ जाओ, बेसिक्स पे। हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, बेसिक्स पे आ जाओ। क्या पढ़ा था आपने 11th-12th में? हम ऑडिट का मतलब क्या है कि हमें देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी है कि नहीं बनी। 11th-12th में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, आपने बैलेंस शीट P&L बनाई है, तो आप कैसे बनाते थे? जो एसेट्स की थी वो एसेट्स में गई है, यानी कोई एसेट तो नहीं इधर-उधर चली गई। जो एसेट्स की चीज़ें हैं वो एसेट्स में गई है क्या नहीं, ये बैलेंस शीट की बात कर रहे हो आप, ठीक है। एसेट्स की चीज़ें लाइबिलिटी में तो नहीं डाल दी, ठीक है। फिर एक और चीज़ बनाते थे आप, P&L। P&L में आप क्या करते थे? P&L कैसे बनता था? पहले क्या बनता था? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले बनती थी जर्नल एंट्री, फिर बनती थी लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग P&L बनता था। तो जनरल एंट्री वाली लेजर में जाती थी, लेजर वाली ट्रायल में, और ट्रायल वाली P&L में, ठीक है। इस तरह से करते थे। जो किताब में क्वेश्चन लिखा होता था उसके पूरे नंबर कब मिलते थे? जब सारी एंट्री आपने डाल दी है, कोई भी एंट्री गलत नहीं डाली और कोई भी छोड़ी नहीं है, ठीक है। ये करते थे। पेज नंबर 1 पे आएंगे हम। ऑडिटर भी बस यही करेगा, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, ऑडिटर बस चेक करेगा एज ए टीचर। जैसे आपके टीचर चेक करते थे कि भाई एक एंट्री ये थी, चेक करो कि क्या इसने डाली और क्या इसने सही जगह पे डाली है, ठीक है। बैलेंस शीट में जब वो चीज़ प्रेजेंट करी है तो क्या वो सही जगह पे प्रेजेंट करी है, वो गलत जगह पे प्रेजेंट करी है। सिंपल सी बात है, जैसे हम करते थे ऐसे ही हम ऑडिट करेंगे। सही जगह डाली है यानी चीजें। दो चीज़ें, बैलेंस शीट और P&L, ठीक है। चार्ट देखो, चार्ट दिख रहा है आपको मेरा हाथ से लिखा हुआ? ये है हाउ डज ऑडिटर इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी। कैसे इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही है, किसी को मिसलीड नहीं कर रही। वो देखेगा कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं दैट प्रेजेंट्स ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर। प्रेजेंट से निकल रहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड है वो क्लियर है और अनएम्बिगियस है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। आपने आधी इधर डाल दी, आधी उधर डाल दी, एक एंट्री को 4 भाग में तोड़ के ऊपर नीचे कर दिया, पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनल्स की तरह काम करना चाहिए। तो एंट्रीज हैं दैट आर क्लियर एंड अनएम्बिगियस एंड दैट आर क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एएस। एएस में आपको बताते हैं कि ये चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए, प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आना चाहिए, लॉस भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आना चाहिए, नेगेटिव में डाल दो, ठीक है। तो दैट आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एएस। फिर P&L पे आए। P&L ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं दिखाता? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन विद रेफरेंस टू एंट्रीज, ठीक है। अकाउंट्स एंट्रीज के हिसाब से बने होने चाहिए, सारी एंट्रीज सही सही होनी चाहिए। सारी एंट्रीज बोले तो कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है, छूटी नहीं है, और सही सही बोले तो सारी एंट्रीज का आप देखोगे कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है। जो बिल लगा है, जो वाउचर लगा है, उसी के हिसाब से वो एंट्री करिए कि नहीं करिए, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक बारी मेरे को बोल के बताओ क्या क्या हमने देखा। ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं कर रही? दो चीज़ें क्या पढ़ते थे? हाँ, वो देखेगा कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। प्रेजेंटेशन कहाँ होती है? बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या चेक करेगा? प्रेजेंट बैलेंस शीट में हाँ, क्या चेक करेगा? क्लियर एंड अनएम्बिगियस इंफॉर्मेशन है यानी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपरली प्रेजेंटेड है, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। अनएम्बिगियस मतलब बिना गलती नॉन कन्फ्यूजिंग, कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड दैट इज ट्रू एंड फेयर। क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एएस। एएस के हिसाब से क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, प्रेजेंटेड होनी चाहिए। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं ना कि एसेट्स इधर हैं, लायबिलिटीज इधर हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, और क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड प्रेजेंटेड एज पर एएस होनी चाहिए। फिर P&L में हम क्या क्या चेक करेंगे कि सारी एंट्रीज हैं, तो अकाउंट्स बने होने चाहिए एंट्रीज के हिसाब से। अकाउंट्स हैज बीन प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू एंट्रीज, और सारी एंट्रीज सही सही होनी चाहिए। सारी एंट्रीज बोले तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सारी एंट्रीज बोले तो कोई भी छूटी नहीं होनी चाहिए। छूटना मतलब ओमिशन, ओमिशन नहीं होना चाहिए, नन हैज बीन ओमिटेड। और सही सही कब होगी? जब आप चेक करोगे कि ऑडिट एविडेंस जो है, जो बिल लगा है, उसी के हिसाब से एंट्री सही है। बिल में 1 लाख लिखा है तो आपने भी 1 लाख करा है, तो सारी एंट्रीज सही सही होनी चाहिए। सही सही मतलब उसके साथ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा बोलेंगे बिना देखे, बोलो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट से ट्रू एंड फेयर व्यू। प्रेजेंट से क्या निकल रहा है? बोलो। कोई भी एरर वगैरह ना नहीं
क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। फिर पर एएस होना चाहिए। एज पर एएस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड ट्रू एंड फेयर व्यू से क्या निकल रहा है? फिर से हमें प्रेजेंट सारा पीएनएल एंट्रीज के हिसाब से बना होना चाहिए। एंट्रीज के हिसाब से होना चाहिए और एंट्रीज कोई भी ओमिटेड ना हो। हम कब कहेंगे कि सब एंट्रीज के हिसाब से बना? जब सारी एंट्रीज होंगी और सही सही होंगी। याद करो ना 11th क्लास का क्वेश्चन, 10 एडजस्टमेंट्स दी होती थी तो आपको सब एक 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 करके सब करनी होती थी और सब कुछ सही करना होता था पूरे नंबर के लिए। तो सारी एंट्रीज होनी चाहिए और सही सही होनी चाहिए। सारी एंट्रीज बोले तो नन हैज बीन ओमिटेड और सही सही बोले तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? सर ये ट्रू एंड फेयर तो पीएनएल तो पहले बनता है ना, तो हमें पहले नहीं बताना चाहिए ये चीज। ये ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब पीएनएल नहीं है और प्रेजेंट्स का मतलब बैलेंस शीट भी नहीं है। ये कहना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है, पीएनएल और बैलेंस शीट। ये सिर्फ एक लाइन है जिससे मैं आपको कनेक्ट करवाया कि प्रेजेंटेशन कहाँ दिखती है आपको, बैलेंस शीट में दिखती है। ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी कि पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, दोज प्रेजेंट्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का क्या मतलब है कि सच सच बात बताएं जो भी बता रहे हैं। ठीक है, वैसी ही बात हो जैसी उसमें लिखी है, वैसी ही समझ में आए। समझ में आगे बात? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रेजेंट से ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं सिर्फ आपको कनेक्ट करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऊपर आएंगे, हाउ डज ऑडिटर इंश्योर्स, इसमें पढ़ो। सबसे पहला वो कह रहा है कि हाउ, कैसे इंश्योर करेगा? वो देखेगा कि अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंट्रीज बोले तो जनरल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद एंट्रीज हैव बीन सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज हैज बीन ओमिटेड। Information is clear and unambiguous. Financial statement are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards. And the statement of account presents a true and fair view picture of the results operational and of the assets and liability. Operational results बोले तो P&L और asset liability बोले तो balance sheet. The statement of accounts presents a true and fair picture of the operational results. ऑपरेशनल रिजल्ट्स के ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर कब दिखते हैं? ऑपरेशनल रिजल्ट्स की पिक्चर कहाँ दिखती है कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। ऑपरेशनल रिजल्ट्स, हमने सारा साल जो काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला, प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, वो कहाँ दिखता है? पीएनएल में दिखता है। ठीक है, एंड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट में दिखती है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब काम करना, हमने पूरे साल जो काम करा उसका एक रिजल्ट निकलता है। हम आखिर में देखते हैं क्या कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है ना। तो ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। समझ में आ गया? याद भी हो गया? चार्ट हेल्पफुल लग रहा है? अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 6 पे आपका व्हाट इज़ एन एंगेजमेंट है, एक बारी वो भी देख लो यार आप। आपको मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, पढ़ा देता हूँ मैं। व्हाट इज़ एन एंगेजमेंट? एंगेजमेंट क्या होता है? अ फॉर्मल अग्रीमेंट, ठीक है, between auditor and client under which an auditor agrees to provide auditing services. It takes the shape of an engagement letter. मैंने आपको ये बताया कि engagement letter देता है ऑडिटर क्लाइंट को, उसमें लिखा होता है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कितनी फीस लूँगा और आखिर में मैं चेक क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट है और ये एंगेजमेंट लेटर की शेप में मैनेजमेंट को दिया जाता है। इस बेसिस पे अग्री किया जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? The purpose of external audit engagement is to enhance the degree of confidence of the intended users of financial statements. Such engagement, external audit engagement सिर्फ audit engagement ही होते हैं जो शेयर होल्डर्स के लिए कराई जाती है। ठीक है, हाँ सिंपल। देखो मैंने तुमको बताया ना कि तुमने को बोला कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर सेम भी हो सकते हैं। तो अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर सेम होगा तो वो इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट होगी कि उन्होंने अपना काम करा और उसी के लिए बुला लिया किसी को। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट जब हम पब्लिक के कॉन्फिडेंस के लिए किसी को बुलाते हैं, बाहर के लिए, बाहर से। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने कुछ काम करा तो अपने किसी एम्प्लॉय को भी कह सकती है कि भाई तू चेक करके बता जरा, मेरे को एक दूसरा ओपिनियन चाहिए इस पे, तो वो भी एक ऑडिट एंगेजमेंट हो जाएगा, बट वो इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल, इन इंडिया कंपनी आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिटर।
नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में चूज टू हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन एक्सटर्नल ऑडिट बिकॉज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सच ऑडिट। इंडिया में ज़रूरी है, इंडिया में ज़रूरी है कि एक्सटर्नल ऑडिटर से अपने अकाउंट्स ऑडिट कराएं। अब पेज नंबर 7 पे आ जाएं। बेनिफिट्स आप पढ़ ही चुके हैं, बेनिफिट्स बोल के बताओगे फटाफट। कहानी थी, कहानी शेयर होल्डर्स को हम क्या करेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड होगा क्योंकि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है। फिर और जो हमारे छोटे हमारे साथ उन पे टेंशन थी, एम्प्लॉयज को अप्लाई करते हाँ। थे, मोरल चेक ऑन छोटे अंबानी साहब को एम्प्लॉयज़ की टेंशन थी तो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ हो गया ऑडिट से। और जो नए बिजनेसमैन थे उनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, हाँ, तो बैंक्स का कॉन्फिडेंस, बैंक्स और लेंडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नए बिजनेसमैन को बैंक से लोन नहीं मिल रहा था तो बैंक वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ट्रस्टेड बाय बैंकर्स एंड लेंडर्स। फिर और गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी में दिक्कत, सबको देख के गवर्नमेंट बहुत खुश हो रही थी कि अब मेरी टैक्स लाइबिलिटी भी चोरी नहीं होगी। ठीक है, फिर और जो एरर्स और omission, हाँ, ये सारा घोटाला शुरू किस वजह से होता, क्या हुआ था, ये सारी कहानी शुरू फ्रॉड की वजह से। तो फ्रॉड और एरर पकड़े जाएंगे, detect हो जाएंगे। और अगर फ्रॉड और एरर नहीं होंगे तो कुछ छोटी मोटी डेफिशिएंसीज होंगी। पॉइंटिंग ऑन डेफिशिएंसीज में भी ऑडिट हेल्प करता है। दीज आर दी बेनिफिट्स। ठीक है, अब पेज नंबर 7 पे एक सवाल पूछता है कि क्या ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलेंटरी है। कंपनी के केस में मैंडेटरी वैसे है। अब वो जो नया बिजनेसमैन था उसने कहा गुरुजी मेरे को लोन नहीं मिल रहा। गुरुजी ने कहा ऑडिट करा ले, ऑडिट करा ले, बैंक लोन दे देगा। ठीक है, उन्होंने कहा इतना पैसा मैं ऑडिटर को दूंगा, इतने में तो मेरी कंपनी लुट जाएगी, मैं तो नहीं करा रहा ऑडिट, जाओ। तो बैंक वाला लोन नहीं देगा, कह रहा नीचे लोन तुम्हारा, जाओ। फिर अब क्या ऑडिट मैंडेटरी हुआ क्या वॉलंटरी हुआ? वॉलंटरी हुआ, उसकी मर्जी भाई, नहीं करा तो उसको नहीं मिलेगा लोन, नहीं चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, लिस्टेड कंपनीज ने पैसा उठाया, वो पब्लिक से अब बोले हम नहीं कराते ऑडिट, जनता आगे मारेगी, और जनता तो गवर्नमेंट को कोसेगी कि भाई गवर्नमेंट ऐसी खराब है ये। जनता किसके घर जाते हैं? जनता तो बैठी बैठी बस ये मोदी है ही बेकार, कुछ नहीं करता देश के लिए, वोट ही नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट ने खुद ही मैंडेटरी कर रखा है कि भाई लिस्टेड कंपनी जिनने पब्लिक से पैसा ले लिया, तुम तो ऑडिट कराओगे ही कराओगे। ठीक है, तो ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। It is not necessary that audit is always legally mandatory. There are entities like companies who are compulsorily required to get their accounts audited under law. ठीक है, कुछ एंटिटीज़ हैं जैसे कि कंपनीज जिनको अपने अकाउंट्स मैंडेटरी ऑडिट कराने ही पड़ते हैं। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी कंपल्सरी रिक्वायरिंग ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स अंडर टैक्स लॉज। जब ये सब कांड हुआ ना, तो टैक्स की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी कंपल्सरी कर दिया कि भाई अगर 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाती है तो तुम ऑडिट कराओगे, क्योंकि हमको चाहिए कि तुम ऑडिट कराओ, तुम कहीं घपला ना कर दो। ठीक है, 10 करोड़ वाली लिमिट याद है कि नहीं याद है? नहीं 10 करोड़ वाली लिमिट याद नहीं रखनी वैसे, बट बताया हुआ इन्होंने एग्जाम्पल के लिए, ये टैक्स में आती है, यहाँ पे नहीं आती। इन इंडिया एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड इफ द टर्नओवर क्रॉसेस सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर 10 करोड़ अंडर इनकम टैक्स, एग्जाम्पल 10 करोड़। It is also possible that some entities like schools may be required to get their account audited for the purpose of getting grant. अब एक स्कूल है, ठीक है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट से कि देखो मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना भला कर रहा हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, दे दो। गवर्नमेंट कह रही दे तो देंगे, लेकिन हमें तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा नहीं कि तुम एक्चुअल में वही काम कर रहे हो, तुम भलाई के लिए ही खर्चा कर रहे हो, तुम मिड डे मील पे ही खर्चा कर रहे हो कि तुम कहीं और कर रहे हो, तो ऑडिट करा के दो। तो स्कूल ऑडिट करा रहा है क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि उसको ग्रांट चाहिए। ठीक है, अपने फायदे के लिए करा रहा है। उसको कहेगा कि भाई मैं तो नहीं करा रहा, गवर्नमेंट कहेगी ग्रांट भी मतलब, तो कहे ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन उसको ग्रांट चाहिए तो वो करा रहा है। या और भी किसी बेनिफिट, जो हमने 6 बेनिफिट पढ़े कि कोई ऑडिट कराता है कि मॉरल चेक हो एम्प्लॉइज पे, कोई ऑडिट कराता है कि कोई डेफिशिएंसीज पता चल जाए, इनकी वजह से कोई ऑडिट करा सकता है, लेकिन ऑडिट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। ठीक है, मैनी एंटिटीज मे गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड वॉलंटरली बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। Many such concerns have their internal rules requiring audit due to the advantages flowing from audit. Advantages हम समझते हैं, benefits हम समझते हैं, audit से कुछ benefits होते हैं, है ना? तो उसकी वजह से एक ही तो बात है, फ़ायदा हो गया ना, दोनों का ही मतलब है फ़ायदा। ऑडिट से कुछ फ़ायदे हैं तो उसके लिए भी कुछ एंटिटीज़ ऑडिट करा लेती है। ठीक है, फिर अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को? शेयर होल्डर्स कर लेंगे, और कमेटी होती है ऑडिट कमेटी कंपनी में, ऑडिट कमेटी अच्छा, और मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यू दिया है भाई
ऑडिटर का काम क्या है? तसल्ली देना, ठीक है। तसल्ली किसको चाहिए? ओनर को चाहिए, ठीक है, कि भाई ऑन जैसे शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, तो उन्हें चाहिए कि भाई मैंने अपना पैसा लगा रखा है, तो हमेशा ओनर अपॉइंट करता है। ऑडिट से फायदा किसको होगा? ओनर को होगा। अगर उसको लोन चाहिए तो फायदा किसको होगा? ओनर को होगा। तो ओनर अपॉइंट करेगा, बैंक अपॉइंट थोड़ी करेगा कि तेरे को लोन दूं तो उसके लिए मैं ही तेरी ऑडिट कराऊं। कॉस्टिंग भी तो पड़ती है ना ऑडिट की, तो कोई और आपकी ऑडिट नहीं करेगा, आप खुद ही कराओगे, ठीक है। तो ओनर्स अपॉइंट करते हैं। अब कंपनी के केस में ओनर्स कौन हुए? पार्टनरशिप फर्म के केस में ओनर्स कौन हुए? पार्टनर्स, ठीक है। तो कंपनी के केस में वो क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। और गवर्नमेंट कंपनीज के केस में कौन अपॉइंट करेगा? CAG, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सरकारी कंपनी है, डूबेगा डूबेगा, तो इसलिए CAG अपॉइंट कर लेता है। अब ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, तो ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? जिसने अपॉइंट करा उसको, यानी कि ओनर्स को, यानी कि अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स को, और पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स को, ठीक है। देखो, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर? जनरली an auditor is appointed by owners and in some cases by the constitutional or government authorities, ठीक है। First is in case of company, auditor is appointed by shareholders. However, in case of government companies, auditor is appointed by CAG, ठीक है। In case of firm, auditor is appointed by partners of the firm, and there may be a situation in which auditor may be appointed by a government authority in accordance with some laws or regulation under tax laws, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये कंपनी कुछ घपला कर रही है तो गवर्नमेंट कभी कभी अपॉइंट कर सकती है। फिर किसको रिपोर्ट देगा ऑडिटर? जिस पर्सन ने अपॉइंटमेंट करी है, यानी कि इन केस ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स, और इन केस ऑफ फर्म पार्टनर्स को हैव एंगेज्ड हिम, ठीक है। बट सर जो हमने वो लॉ में पढ़ा था, वो चैप्टर 10 में क्या पढ़ा था? कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर वो कंपनी करेगी 60 डेज में, वरना फिर शेयर होल्डर 30 डेज में। हाँ, वो मैनेजमेंट करेगी या तो यहाँ तो वो बात आई नहीं। हमने कहा कि ओनर्स अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ओनर्स ही अपॉइंट करते हैं। जैसे मीटिंग थी तो ओनर्स का अप्रूव, जैसे मैंने तुमको ये बताया था कि भाई शेयर होल्डर्स जो हैं, मैं क्वेश्चन चलिए बार वाला पार्ट में काट ही दूंगा वीडियो में। मैंने तुमको ये बताया था कि शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं, लेकिन वो अपने अपने काम पे जाते हैं, वो नहीं कंपनी में इन्वॉल्व रहते, ठीक है। तो अब लेकिन वो ओनर्स तो हैं, तो जो बाकी के ओनर्स हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं वो इनका भी अप्रूवल लेते हैं, इसीलिए मीटिंग बुलाई जाती है। और मीटिंग में यही लोग अप्रूव करते हैं कि भाई ये ऑडिटर है, इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं। और जो ऑडिट कमेटी होती है जो वो सजेस्ट करती है कि भाई ये 4 ऑडिट, जैसे बिग 4 हैं, ऐसे 50,000 ऑडिटर हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से ऑडिटर हैं जो हमारी फर्म का ऑडिट कर सकते हैं। किन किन ऑडिटर्स को हमने सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर कि भाई ये ऑडिट कर देगा। EY है, EY ने टेंडर अच्छा दिया है कि भाई इतने पैसे में ऑडिट कर देगा। KPMG में बहुत ज़्यादा पैसे मांगे हैं, तो दोनों ही अच्छे ऑडिटर्स हैं। तो ऐसे 4 ऑडिटर उन्होंने सिलेक्ट करे जो नॉमिनल लग रहे थे, जो उन्हें लग रहा था कि सही ऑडिट कर पाएंगे, जिनके पास रिक्वायर्ड मैन पावर है। अब तुम्हारी कंपनी है अंबानी जी की, ठीक है, तुमने कहा कि कौन ऑडिट करेगा। एक खुद साथी है जो अभी कल परसों ही क्लियर हुआ है, वो कह रहा है मैं ऑडिट करूँगा मैं। तो क्या अंबानी जी उसको ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं? कर ही नहीं पाएंगे। अब उनने 4 नाम दे दिए, जिसमें से उसका भी नाम दे दिया। शेयर होल्डर ने अगर उसको अपॉइंट कर दिया तो, क्योंकि शेयर होल्डर को तो पता ही नहीं कौन ने क्या है, उनने कड़बक्कड़ करके कर दिया अपॉइंट। कैसे करेगा ऑडिट? तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सही ऑडिटर्स को चुने, सिलेक्ट करे और सजेस्ट करे। फिर उस बेसिस पे शेयर होल्डर्स अपना वोट कास्ट करते हैं और ऑडिटर अपॉइंट होता है, समझे। लेकिन अपॉइंट किसने किया एट द एंड? ओनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने, ठीक है। एक बार ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट पढ़ लें, आपका रहता था ना, ये सिर्फ पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 मिल गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। एसए 200, एसए क्या होता है? एसए होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वैसे होते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स हमें क्या करते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? बेंचमार्क जैसी चीज़ होनी चाहिए। तो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि ऑडिट भी जब कंडक्ट हो तो किसी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग हो। ऐसे नहीं कि भाई कोई कैसे मर्जी ऑडिट कर रहा है, कोई कुछ भी मांग रहा है, ठीक है, ऐसे तो नाम खराब हो जाएगा ICAI का। तो इसलिए इंटरनेशनली ऑडिट करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। इससे 200 बताता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ऑडिटर के, ठीक है। इससे 200 का पूरा नाम है उय्या कासा।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एंड जब वो ऑडिट कंडक्ट करेगा तो इन अकॉर्डेंस विद एसे करेगा। ठीक है, दो बारी नाम रिपीट करें, ऐसे 200 बोले तो उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ठीक है, ऐसे 200 बोले तो उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिटर के? अब आपने इतना सारा पढ़ ही लिया है तो इसमें मैं कुछ समझाने का बचा नहीं है मेरा। क्या करेगा ऑडिटर? ओपिनियन देगा। ओपिनियन देगा, उसके लिए उसको एश्योरेंस चाहिए, उसको तसल्ली चाहिए कि भाई सब कुछ ठीक है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। पहले खुद तसल्ली लेगा फिर रिपोर्ट देगा। ठीक है, जब तक उसको खुद ही तसल्ली नहीं, रिपोर्ट कैसे देगा? तो पहला ऑब्जेक्टिव है तसल्ली लेना और दूसरा है रिपोर्ट देना। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, देयर बाय एनेबलिंग एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तब ऑडिटर एक्सप्रेस कर पाएगा एनी ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। मटीरियल रिस्पेक्ट्स आप समझते हो क्या? जो भी जरूरत की मेन ना, मैंने तुमको ये नहीं बताया था कि ऑडिटर गया ऑडिट करने। ठीक है, 10 रुपए की चाय। हाँ, 10 रुपए के चाय के बिल के लिए उसने पूरी सभा बिठाई, तुम्हें बुलाया, तुम अपना काम छोड़ के गए, कह रहा 10 रुपए का फ्रॉड का बिल मिला है अंबानी जी के कंपनी में, फिर तुमने उसका मारा। तो मटीरियल रिस्पेक्ट होता है जो भी, हाँ, जो भी किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने। ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आखिर में बताना ही है ना, एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। समझ गए? नीचे वाला ब्लू है, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है, रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है मैंने तुम्हें समझा दिया था। एप्लीकेबल एफआरएफ क्या होता है ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया था कि कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, पार्टनरशिप की टी शेप बैलेंस शीट बन रही है या फिर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने हैं, कौन सी एंटिटी पे कौन सा एफआरएफ लगेगा। कंपनी के हिसाब से शेड्यूल 3 लगना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनने चाहिए। तो हर एक एंटिटी पे अलग अलग एफआरएफ लग सकता है, अपने एफआरएफ के हिसाब से उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है। ठीक है, ब्लू आपको समझ में आता है कि क्या है, मैंने क्यों कर रखा ब्लू? एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट हाँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और तुम्हें ऐसा भी ना लगे कि मैंने सिलेबस में से कुछ काट दिया तो मैंने ब्लू डाला है, ताकि तुम इसको इग्नोर कर सको जब तुम लास्ट में रिवाइज करो, एग्जाम में नहीं आएगा ये। तो एप्लीकेबल एफआरएफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए। हाँ, एफआरएफ बोले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब पार्टनरशिप वाला भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है और शेड्यूल 3 भी, लेकिन कंपनी पे एप्लीकेबल कौन सा है? अगर फर्म है तो फर्म वाला होगा और कंपनी है तो कंपनी वाला होगा। ठीक है, एनजीओ पे हो सकता है कैश बेसिस एप्लीकेबल हो, अक्रूवल बेसिस एप्लीकेबल ना हो कि जब जिसने पैसा दिया तभी हम मानेंगे। अब क्या रह गया हमारा? क्या? हाँ, वो रुक जाओ, उसको बाद में करेंगे। मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑडिट वर्सेस रिव्यू पढ़ाया मैंने? ऑडिट वर्सेस रिव्यू नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। 8:56 हो गए क्योंकि फिर हमारी दूसरी क्लास भी है, शुरू करते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा, हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा। ऑडिट कब करी जाती है? ऑडिट किस चीज़ की होती है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती है? साल के एंड में। फिर ऑडिट कब करी जाएगी? साल के एंड में। ठीक है, जब वो कहानी थी विजय माल्या वाली, विजय माल्या फ्रॉड करके चला गया और उनको इतने टाइम बाद पता चला। अब एक बात बता, कंपनी वाला जिसको फ्रॉड करना ही है उसने समझ लिया कि भाई ऑडिट होने वाली है तो अब ऐसे तो फ्रॉड नहीं कर पाऊंगा। तब एक बंदा आया, उसने फिर से वही आईपीओ लगाया, आईपीओ के पैसे मांगे कि भाई अब मैं ऑडिट कराऊंगा, तुम पैसे दे दो। लोगों ने पैसे दे दिए। उसने क्या करा? पैसे लिए, साल खत्म होने से पहले ही उड़ा लेगा सारे पैसे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तो पहुंची नहीं बात, ऑडिट तक पहुंची नहीं बात। अब क्या करा जाए? तो जब भी आईपीओ इशू होना उससे पहले ऑडिट करानी जरूरी हो।
आईपीओ इशू होने से पहले ऑडिट करानी ज़रूरी हो। हाँ। पहले ऑडिट करा लेंगे, फिर आईपीओ के बाद आता है ना भाई पैसा। तो पहले क्या इंसान फ्रॉड करेगा? पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ही होगी। फ्रॉड रोकने के लिए कि मतलब उसने तो पहले कराया ही नहीं। फ्रॉड कैसे रुकेगा? फ्रॉड तो रुक ही नहीं सकता। मेरा ये सवाल है कि एक इंसान है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई, ठीक है, उसने ऑडिट करा ली, अब वो आया, अब वो आईपीओ के लिए पैसे मांगने जा रहा है कि भाई मेरे को पैसे दे दो। लोगों ने उसको पैसे दे दिए, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए। अब अगर वो साल खत्म होने से पहले लोगों के पैसे लेके गायब हो जाए तो उस चीज़ को ऑडिट कैसे रोक सकता है? रोक पाएगा? उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं बनाई, तो रोक कैसे पाएगा? अब क्या करें? क्या करा जाए? जिसको जाना वो जाएगा। जिसको जाना हो जाएगा, ये ऐसे थोड़ी होता है। तो इसीलिए फिर हमने एक इलाज निकाला कि हम रिव्यू कराएंगे। रिव्यू का क्या मतलब होता है कि ऑडिट कब होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साल खत्म होने पे, लेकिन रिव्यू होता है साल के पहले। जैसे मान लो क्वार्टरली, कि भाई तू अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्वार्टरली भी देगा, 3-3 महीने में देगा, और हम तेरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ऑडिट कराएंगे, रिव्यू कराएंगे सीए से ही कि भाई इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो रिव्यू होता है शॉर्टर ड्यूरेशन में, जल्दी, साल खत्म होने से पहले, समझे। ऑडिट कब होगा? साल खत्म होने के। ठीक है। अब हम एज अ सीए ऑडिटर बन के गए रिव्यू करने कि ला भाई 3 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे, ठीक है। उसमें तुमने देखा कि ये ट्रांजैक्शन चढ़ा रखी है, इसका बिल नहीं है, तुमने कहा ला बिल दे। वो कह रहा है सर अभी पार्टी से बिल आया नहीं, आ जाएगा थोड़े दिन में। फिर तुम कह रहे हो कि इस चीज़ का बिल है, इसके पैसे नहीं गए, तुमने ऐसे झूठा बिल चढ़ा दिया। वो कह रहा है सर अभी पैसे दे देंगे पार्टी को, इतनी क्या जल्दी है, क्रेडिट पीरियड होता है 1 महीने का, हम पैसे यूज़ कर रहे हैं, हम पैसे आएंगे उधर से, हम उसको दे देंगे। कैसे करोगे तुम रिव्यू? कैसे देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स साल के बीच में? सही करिए मैनेजमेंट, ये तो लगेगा बीच में टाइम। सही कह रही है मैनेजमेंट, टाइम तो लगेगा, जो भी प्रोसेस चल रही है, धंधा थोड़ी रोक देंगे ऑडिट के लिए, है ना। तो रिव्यू में हम कम प्रोसीजर्स लगाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। ऑडिट में हम पूरी डिटेल में जाते हैं कि भाई ये बिल है तो फिर इसकी एंट्री होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करके दो, ठीक है। ऑडिट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती है तो हम उनसे साइन कराते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होगी। मान लो हम ऑडिट करने गए, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती निकाली, हमने कहा एंट्री नहीं चढ़ी हुई, हम लेके गए एंट्री चढ़ी नहीं, कह रहा तो चढ़ा रहा हूँ, अभी चढ़ा देता हूँ। हाँ, हमने कहा तूने एक्सपेंस बुक नहीं करा हुआ, कह रहा अभी कर देता हूँ, लोग कर ही रहा था मैं तो, आप इतने जल्दी आ गए। तो इसीलिए ऑडिट हम तब करते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम साइन करा लेते हैं कि भाई अब ये कंप्लीट है, अब जो भी निकलेगा वो तेरी गलती है, तूने या जानबूझ के नहीं किया या गलती से नहीं किया, ठीक है। लेकिन रिव्यू में हम ऐसा नहीं करा सकते। रिव्यू होता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, इसलिए उसमें कम प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो एक देखने के लिए होता है कि सब कुछ सही चल रहा है ना एक बारी। तो रिव्यू कैसी एश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा? ऑडिट तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, यानी कि हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हमने सब कुछ देख लिया। रिव्यू क्या कम लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा? तो कितने तरह की एश्योरेंस थी? 3 तरह की एश्योरेंस थी, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो ये एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करेगा विच इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस एज कंपेयर टू ऑडिट, समझे, ठीक है। पेज नंबर 9 पे आओ। और ऑडिट से हमने क्या कंक्लूजन एक्सप्रेस करे थे? रीजनेबल कंक्लूजन एक्सप्रेस करे थे कि भाई हम रीजनेबली सेटिस्फाइड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पर हम लिमिटेड कंक्लूजन्स एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि अब तक हमने जो चेकिंग करी उसमें ऐसा कुछ नहीं आया जिससे हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, समझे। कुछ भी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। हाँ, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड कंक्लूजन्स। एक तो आप कह रहे हो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, और एक आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं ये लगे। तो कौन सी ज़्यादा अच्छी एश्योरेंस है? जिसमें आप ये कह रहे हो कि सही है ना, तो वो होता है ऑडिट में, वो होती है रीजनेबल एश्योरेंस। लेकिन यहाँ पर हम लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। पेज नंबर 9 पे आओ। नीचे जो टेबल बना रखे हैं, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, रेड वाले कीवर्ड्स में पढ़ रहा हूँ, फिर ब्लैक वाले आप पढ़ोगे। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है, बट लिमिटेड एश्योरेंस होती है लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। समझ में आ गया लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस क्यों मिलती है? रीजनेबल एश्योरेंस में हम एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर करते हैं, ऑडिट में एलैबोरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर करते हैं, डिटेल में चेकिंग करते हैं। लेकिन लिमिटेड एश्योरेंस में हम फ्यूअर प्रोसीजर्स करते हैं।
रीजनेबल एश्योरेंस में इट ड्रॉज रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट लिमिटेड एश्योरेंस में इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स। एक में रीजनेबल कंक्लूजन और एक में लिमिटेड कंक्लूजन्स, ठीक है। Example of reasonable assurance engagement is an audit assurance engagement and example of limited assurance engagement is a review engagement। समझा? तो सर फिर हम बताएंगे कैसे, जब आधे बिल्स तो हमने लगाएंगे फिर हमें पता कैसे चलेगा फ्रॉड हो रहा है या नहीं? फ्रॉड तो इन्हीं चीज़ों में होता है। और कोई सवाल? क्योंकि मैं वेट कर रहा था, एक सवाल आप पूछो। भाई ने बोला कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सबको तो चेक किया ही नहीं, ठीक है। तो हम जस्टिफिकेशन मांगेंगे ना मैनेजमेंट से कि भाई ये नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। फिर हमें लगेगा कि भाई जस्टिफिकेशन रीजनेबल है कि बिल आ जाएगा या पेमेंट कर दी जाएगी, क्योंकि बिजनेस में ऐसा होता है। मैनेजमेंट ऐसे कोई रीज़न नहीं दे रही कि सर आज मौसम बहुत बढ़िया तो इसलिए नहीं लगाया या भूल गया अकाउंटेंट। हम देखेंगे अपनी जजमेंट लगा कि जो हमें जस्टिफिकेशन दी जा रही है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो सही है, क्या वो सही लग रही है। सही लग रही है तो हम बोल देंगे कि अब तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि जिससे गलत हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसलिए तो बोला ना कि लिमिटेड कंक्लूजन्स, पूरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकती। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो ऑडिट में हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे और उसके बेसिस पे रीजनेबल कंक्लूजन देंगे, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे। यहाँ पर हम कैसे एविडेंस लेंगे? लिमिटेड, यहाँ पर लिमिटेड एविडेंस लेंगे, लिमिटेड कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, लेकिन एविडेंस जो आप लोगे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ही लोगे कभी भी, ठीक है। एविडेंस में आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई मैंने चल तू बोल रहा तो मैंने मान लिया। ओवर जनरलाइजिंग नहीं है इसमें। हाँ, जिस भी चीज़ पे आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जिस भी चीज़ पे आप ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे एज एन ऑडिटर, उसका आपके पास एक ठोस एविडेंस होना चाहिए। चाहे वो कोई सी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो पुरानी है, चाहे वो पूरे साल की है, चाहे वो कम की है, आप हमेशा अपनी बात कोई भी कहोगे तो वो एक रीजनेबल सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेस पे ही कहोगे। आपका एविडेंस हमेशा सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप उस पर अपना ओपिनियन नहीं दोगे, लेकिन जिस चीज़ पे आप ओपिनियन दे रहे हो उसका एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, समझे, ठीक है। अब देखो कितने तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी हमने, एक जो पूरे साल की होती है, एक जो कम टाइम की होती है, इसके अलावा भी कोई हो सकती है। ये दोनों पास्ट में होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं इसको। इसके अलावा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है फ्यूचर में हो सकती है, कैसे हो सकती है? प्रोजेक्टेड बना देंगे प्रोजेक्टेड बना देंगे, ये मैंने पहले पढ़ाया है। नहीं, कि पुरानी कहाँ देखी आपने फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपने वो बताया था फर्स्ट क्लास में, शार्क टैंक वगैरह में जो दिखाते हैं। हाँ, शार्क टैंक में हमने देखी है फ्यूचर, वो जो बताते हैं कि भाई इस साल मेरा इतना हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि इस साल में 1 करोड़ का टर्नओवर कर लूँगी। तो उसको आप कैसे ऑडिट करोगे? पुरानी ट्रेंड को देख के कोई कितने सेल्स में से आ रहा है, या फिर कोई बड़ा ऑर्डर आया होगा तभी उन्होंने इतनी बड़ी सेल्स फिगर रखी होगी। कि या तो हम पुराने ट्रेंड्स को देखें कि भाई 10% से ग्रो हो रहा है हर साल, तो इस साल उन्होंने 500% से ग्रो तो नहीं दिखा दिया, या फिर कोई ऑर्डर मिला होगा, ठीक है। ये चीज़ें और देखोगे कैसे, और क्या देखोगे? और क्या देखेंगे? क्या देखोगे? कि नहीं, तो सेम बात होगी बोल क्या सेम बात है, वही बोल दे। कि अपनी मर्जी से तो मैनेजमेंट ने झूठी फिगर्स तो नहीं दिखा रखी उनको, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या हमारे पास एविडेंस मिल सकता है कि भाई बिल दिखा, मिल सकता है? बिल तो नहीं मिलेगा। पेमेंट की एंट्रीज दिख सकती हैं? नहीं मिल सकती, ठीक है। बिल नहीं मिल, क्योंकि वो चीज़ अभी हुई ही नहीं है। उसने तो ये कहा कि हो जाएगा। तो हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशंस ली हैं क्या वो अनरीजनेबल तो नहीं है, समझे। अजम्पशंस बोले तो कि 10% से हो रहा है, मैनेजमेंट ने ले लिया कि इस साल 15% से हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पब्लिसिटी कर दी टीवी पे आके, ठीक है। तो वो अजम्पशन अनरीजनेबल नहीं है। अगर मैनेजमेंट ने बोला कि 500% से हो जाएगा, कह रहे कैसे, कह रहे नहीं जी हो जाएगा, हम बहुत मेहनत करेंगे, तो वो एक अजम्पशन अनरीजनेबल है, ठीक है।
और एक हम चीज़ देखेंगे कि जो भी मैनेजमेंट ने अजम्पशंस ली हैं क्या वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने शेयर होल्डर्स को दिखा दिया कि भाई अगले साल हम 500 करोड़ दे देंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स में इतना दिमाग नहीं, उन्होंने कहा ठीक है 500 करोड़ हमने लगा दिए पैसे, उन्होंने बताया ही नहीं कि किस बेसिस पे अजम्पशन, किस बेसिस पे 500 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑडिटर दो चीज़ें चेक करेगा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कि पहला जो अजम्पशंस ली हैं वो कहीं अनरीजनेबल ना हो, और जो भी अजम्पशंस ली हैं वो प्रॉपरली डिस्क्लोज करी हो, ठीक है। नीचे पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट इवेंट्स दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एन एंटिटी। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. In such type of assurance engagement, examination is not of historical financial information. Historical financial information क्या होती है? जो पास्ट में हो गई, ठीक है, जो ऑलरेडी ओकर हो चुकी है, ठीक है। फिर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रखा है। सेकेंड आ गया, इन अश्योरेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन द प्रैक्टिशनर ऑब्टेन्स सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट मैनेजमेंट अजम्पशंस ऑन विच द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड आर नॉट अनरीजनेबल, ठीक है। मैनेजमेंट के अजम्पशन अनरीजनेबल नहीं है। द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस एंड इट इज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड ऑल मटीरियल अजम्पशंस आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। समझे? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अच्छा, अब ये बताओ कि इसमें कैसा कंक्लूजन आएगा? रिव्यू में तो लिमिटेड कंक्लूजन था, ऑडिट में रीजनेबल कंक्लूजन था, इसमें भी मॉडरेट ही आएगा सर। इसमें भी मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे पाएंगे हम, इसमें भी लिमिटेड कंक्लूजन्स एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सब कुछ नहीं है चेक करने को, है ना। Prospective financial information relates to future events, while evidence may be available to support these assumptions on the basis of prospective financial information. Such evidence is generally itself future oriented. The auditor is therefore not in a position to express an opinion whether the results shown in the prospective financial information will be achieved. जो भी एविडेंस ऑडिटर ले रहा है कि भाई पिछले साल 10% हो रही थी, पिछले साल तक हर साल, और अगले साल भी 10% हो जाएगी, ये एविडेंस ही फ्यूचर बेस्ड है, ठीक है। तो ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये जो चीज़ है वो हो ही जाएगी, हो सकता है हो सकता है ना हो, ठीक है। Therefore, in such assurance engagement, practitioner provides a report assuring that nothing has come to practitioner's attention suggests that these assumptions do not provide a reasonable basis for projection. तो वो ये बोलता है कि इनकी assumption, मतलब इनकी assumption में ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक reasonable basis ना हो, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलता कि ये सही है, कहता है ऐसा कोई reasonable basis ना हो, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे, इनकी assumptions ठीक है। And such type provides a moderate level of assurance. पढ़ लो एक बारी फटाफट। तो सर ये भी पब्लिक को इशू होती है, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ, हो जाती है। मैंने देखी कंपनी की किसी भी
मतलब इस तरह जैसे यार बैंक्स को भी हो जाती है, इन्वेस्टर्स को भी हो जाती है, लेकिन बैंक्स या इन्वेस्टर्स हैं वो भी तो बोलेंगे ना कि भाई हमको तसल्ली चाहिए, कोई वो भी तो अपना पैसा लगा रहे हैं ना, खाली पब्लिक थोड़ी लगा रही। ये कैसा लॉजिक है, मैंने तो नहीं देखी, तुमने तो बहुत कुछ नहीं देखा। इसमें था ही ना सर, हम काफी टाइम से देखते फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह, तो ये भी हो जाती है यार कंपनीज का, मतलब इशू पब्लिक कंपनी रिलीज कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट, बट यूजुअली जो भी हम पैसे लगाते हैं शेयर मार्केट में या जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो सिर्फ आज तक की ही इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है। ऐसी जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इशू करने की ज़रूरत किसको है? इसको है, किसको है? कौन करना चाहेगा वो इशू? जिसको पैसे अभी, जिसको पैसे चाहिए। लेकिन आप जिन कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखते हो वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए ऑलरेडी। ये स्टार्टअप्स इशू करते हैं, छोटी कंपनीज इशू करती है जिनको फंडिंग चाहिए, जिनको पैसे चाहिए, और जो लिस्टेड नहीं है तो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप नहीं देखते हो। आपको पता थोड़ी कौन से स्टार्टअप आज के टाइम में चल रहे हैं, है ना, और वो क्या इशू कर रहे हैं, तो इसलिए ये आपकी नज़र में नहीं आती है। जो लिस्टेड कंपनी है वो ये सब करती नहीं है क्योंकि उनको फंडिंग उठानी नहीं है। उनको फंडिंग उठानी भी होती है तो उनके पास स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनको ये चीज़ें दिखाते हैं, ना कि पब्लिक को। पब्लिक से उन्हें फंडिंग नहीं उठानी है। जिन कंपनी के पास अपना पास्ट रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं होता ना, वो कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम फ्यूचर का थोड़ा प्रोजेक्ट करें। लेकिन जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन कंपनी के पास अपना 50-50 साल का पास्ट रिकॉर्ड है ऑलरेडी, तो इनको ज़रूरत नहीं पब्लिक को ये दिखाने की। अगर इनको पब्लिक से पैसे चाहिए भी तो ये पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे ही उठा लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने कितने तरह की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी। एक तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल में हमने पढ़ा पास्ट की कौन सी होती हैं, पास्ट ट्रांजैक्शन पूरे साल, एक तो पूरे साल की, एक साल से कम की। तो हमने पढ़ा कि पूरे साल वाली में क्या होता है, ऑडिट, साल से कम वाली में क्या होता है, रिव्यू, और फ्यूचर वाली में क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि ऑडिट हम किस बेसिस पे करते हैं, किस चीज़ से कंपेयर करते हैं, बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब आप ऑडिट करने गए, आपके पास ऑडिट का स्टैंडर्ड है, आपने बिल्कुल सही तरीके से ऑडिट करी, लेकिन आप रिव्यू करने गए, आपने 4 चीज़ें देखी, आप रिव्यू करने गए, आपने 4 चीज़ें देखी और आपने बस बोल दिया कि भाई कुछ गलत नहीं है, 4 चीजें देखी बस 4 चीज़ें देखी। रिव्यू में, हाँ, तो कल को क्या होगा, कुछ गलत निकलेगा, हमारे सर पे आएगा। तुम्हारे सर पे आएगी और प्रोफेशन का नाम भी खराब होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिव्यू के लिए भी और ऑडिट के लिए भी स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, हर एक चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ठीक है, अब एज ए सीए फर्म, सीए में कहानी पे आता हूँ वापस। ठीक है, कहानी में क्या था कि अंबानी जी थे, शेयर होल्डर थे। ठीक है, तो अंबानी जी की समस्या सॉल्व हो गई थी कि भाई अब ऑडिट कराया जाएगा, तो शेयर होल्डर को भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा। तो अब ये सब देख के ना जो बड़े अंबानी जी थे वो टेंशन में आ गए। क्यों? कह रहे भाई छोटे भाई की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो ऑडिट की जाएगी, शेयर होल्डर्स उस पर ट्रस्ट करेंगे, फिर मैं इतना आगे निकला हूँ, कल को वो मुझसे आगे निकल जाएगा। तो बड़े अंबानी जी के ऊपर पीयर प्रेशर आ गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ऑडिट तो करा ही लेंगे, लेकिन हमको एक स्टेप आगे चलना है। जैसे जियो आई तो वो एक स्टेप आगे गए कि भाई फ्री कर देंगे, तो जियो ने पूरा टेक ओवर कर लिया। कह रहे खाली ऑडिट से बात नहीं बनेगी मेरी, तो ऑडिट तो मैं करा ही लूँगा, लेकिन मेरे को एक स्टेप पूरा आगे चलना है। तो अब क्या करें, वो रिव्यू भी करा लें। तो वो सोचे हाँ रिव्यू भी करा लेंगे, चलो और क्या करें। उनने कहा मैं रिव्यू भी करा लूँगा, मैं ऑडिट भी करा लूँगा, और क्या करें। प्रोस्पेक्टिव तो वो इशू करते ही नहीं, करें क्या। उनने सोचा कि ट्रस्ट किस चीज़ की वजह से बढ़ रहा है, कि एक एक्सपर्ट आ रहा है ठप्पा लगा रहा है कि भाई सी आ रहा है ठप्पा लगा रहा है कि सब कुछ सही है, तो अगर मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा ही सीए से लूँ तो उसमें गलती होने के चांसेस वैसे ही कम हो जाएंगे और शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा। वो तो खाली ऑडिट करा रहा है, मैं तो सीए से बनवा भी रहा हूँ और ऑडिट भी सीए से करवा रहा हूँ। तो वो जा रहे थे गुरु जी के पास, इतने में ही सीए ने पकड़ लिया उसका। कह रहा अंबानी जी रुको, हर चीज़ के लिए गुरु जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
कह रहे मैं बना दूंगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो अंबानी जी कह रहे ऐसे कैसे बना देगा, ऑडिट भी करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना देगा, तो क्या वो बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते। क्यों नहीं बनवा सकते? नेगेटिव लिस्ट में आता है ये तो। अंबानी जी कह रहे ऐसे कैसे बनवा लूँगा मैं। कह रहे अंबानी जी आपको पता नहीं है क्या, आपके पास सुपर पावर। अच्छा, क्या सुपर पावर उनके पास? पैसे की। उनके पास पैसे हैं। कह रहे तू पैसा फेंक के मार ना मेरे मुंह पे, मैं बनाऊंगा। तो आपको क्या मतलब, आपको बनवाना है, तू पैसा फेंक के मार, मैं बनाऊंगा। हर महीने ऐसे 10 लाख की गड्डी मेरे मुंह पे फेंक के मार, मैं गिरे हुए पैसे भी उठाता है, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अंबानी जी कह रहे ठीक है आ जा। जैसे ये ऑडिट वाली समस्या सॉल्व हुई थी, जैसे ये ऑडिट का कॉन्सेप्ट आया गुरुजी ने दिया, तो उसके बाद सीएज ये काम भी करने लग गए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनानी है, बना दूंगा, बस पैसा मिलना चाहिए, हम सब कर देंगे। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने देखा, तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि भाई ऑडिट के लिए तो हमने स्टैंडर्ड्स निकाल दिए, ऑडिट तुम सही से कर रहे हो, तुमने इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी तो फिर हमारा नाम खराब होगा, तुम पीछे पड़े हो हाथ धो के हमारा नाम खराब करने के। तो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स निकाल दिए। किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए स्टैंडर्ड नहीं निकाले, स्टैंडर्ड निकाले कोई भी रिलेटेड सर्विस जो आपकी एक्सपर्टीज से रिलेटेड है। ठीक है, अब कल को कोई आएगा सीए के पास कि सर आपने इतनी सारी ऑडिट्स करी, आप इतनी सारी इंडस्ट्रीज को जानते हो, आप मेरी थोड़ी मदद करो ना कि मैं अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करूं। आपने बिग 3 का नाम सुना है? क्या होती है बिग 3? वो बिग 4 होती है, बिग 3 क्या होती है? बिग 3 तो टॉप के और तीन होंगी। नहीं, बिग 3 होती है एमबीबी, मैकेंजी, बेन एंड बीसीजी। इनका नाम सुना आपने? मैकेंजी का सुना है, ये टेक कंपनी है। ये टेक कंपनी नहीं, ये कंसल्टिंग कंपनीज हैं। कंसल्टिंग कंपनीज क्या होती हैं कि ये कंपनी के पास जाती हैं जैसे रिलायंस के पास गई, और ये उनको स्ट्रेटेजिकली एडवाइस करते हैं कि आप अपनी कंपनी को ग्रो कैसे करो। ईएनवाई क्या करेगी? ईएनवाई देखेगी कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाई क्या नहीं बनाई, उसका ऑडिट करेगी। ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ लेना देना नहीं, ये कंसल्ट करेगी कि आप जियो को और आगे कैसे लेके जा सकते हो, आप रिलायंस ऑयल्स को अपने कॉम्पिटिटर से आगे कैसे ले जा सकते हो, दूसरे देश में कैसे फैला सकते हो। समझ रहे हो? इंडिया में आपने सब कुछ साम्राज्य अपना फिट कर लिया, अब आपको चाइना में जाके फिट करना है, बहुत बड़ा करना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये कंसल्टिंग कंपनीज होती हैं। कंसल्ट करते हैं ऑफिशियली, मतलब एज इन सीए की फील्ड में तो ये कंसल्टिंग कंपनीज हैं, ये ऑडिट नहीं करती हैं। ठीक है, तो सीएज ने ये सर्विस भी देनी शुरू करी। तो हर एक इनको बोलते हैं रिलेटेड सर्विस, जो भी हमारी प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड है, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें देखी हैं, हमने 4 तरह की इंडस्ट्रीज देखी है, हमने अलग अलग कंपनीज का ऑडिट किया, तो हम समझते हैं बिजनेस को, तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में और क्या अच्छा करो। हमें पता है कि इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, समझ गए। तो इसीलिए हमने ये सारी सर्विसेज देनी शुरू करी। तो इंस्टीट्यूट ने एक रिलेटेड सर्विसेज के भी स्टैंडर्ड्स निकाल दिए, ताकि हम अपना कोई भी काम करें तो वो अच्छे से करें। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। हम किसी भी चीज़ पे अश्योरेंस दें, किसी भी चीज़ पे तसल्ली दें, तो उसके स्टैंडर्ड्स निकाल दिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट तो एक बात नहीं है। हाँ, अगर आप ये सवाल नहीं पूछते तो मैं पूछता आपसे। अश्योरेंस एंगेजमेंट, सर आपने तो पढ़ाया था कि अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाना। ऑडिट में भी तो हम कॉन्फिडेंस ही बढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्या अश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स अलग से बनाने की ज़रूरत थी? एक ही बना देते। देखो, हमारा मेन काम है ऑडिटिंग करना, हम किसी और चीज़ पे भी अश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं। समझ गए? हमने चेक करा, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, कि क्या जो बंदा परचेज डिपार्टमेंट है वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सही है, वहाँ पर कोई फ्रॉड होने के चांसेस तो नहीं, कि एक ही बंदा पेमेंट तो नहीं कर रहा, एक ही बंदा तो बिल नहीं इशू कर रहा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें चेक करके हम कंपनी को बताएं, हम बताएं कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स आपने जो लगाए हुए हैं क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो फ्रॉड रोक सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर भी हम अश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गई एश्योरेंस एंगेजमेंट। लेकिन हमारा मेन काम क्या है? ऑडिट का। तो ऑडिट के लिए इन्होंने अलग से स्टैंडर्ड्स बना दिए और अश्योरेंस के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स बना दिए। ऑडिट हमारा मेन फील्ड है, इसलिए उसके लिए अलग। हाँ, इसीलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अलग से बना दिए, और अश्योरेंस भी हम देते हैं बाकी चीज़ों को लेके, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बना दिए। स्टैंडर्ड्स का मेन काम क्या है? कि हमें बेंचमार्क देना है, कि हम एक स्टैंडर्ड सेट कर सकें, हम एक क्वालिटी वाइज कुछ गाइडेंस दे सकें कि भाई इस हिसाब से अपना काम करो, तो आपके प्रोफेशन की इज्जत, आपका काम बहुत सही रहेगा। ठीक है, अब एक बारी पेज नंबर 10 पे आएंगे।
नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी शायद नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कर सकते हैं शायद, तो कर सकते हैं यार, बट यूजुअली ये लोग लेते नहीं। ये लोग सीए बनने के बाद ही बहुत मुश्किल से लेते हैं, आर्टिकल तो क्या ही लेंगे। सीए बनने के बाद भी ये सिर्फ रैंकर्स को लेते हैं। क्यों भाई, हमने क्या गुनाह करा है कि तुम रैंक नहीं लाए यार। तुम्हें अगर किसी बहुत बड़ी जगह पे जाना है, अगर तुम्हारे रिज्यूम पे मैकेंजी का ठप्पा होगा, ये बात अभी बहुत लंबी चली जाएगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट एक बात समझो कि तुम अगर एक अच्छी जगह गए, अगर तुम्हारा 10 लाख का पैकेज है, तो आगे कोई भी कंपनी तुम्हें लेगी तो 10 लाख से ऊपर ही लेगी। अगर तुम मैकेंजी में गए, तुम्हारा 20 लाख का पैकेज है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डिजर्व दैट 20 लाख, क्योंकि इंडिया में जनता बहुत है। अगर तुम डिजर्व नहीं करते तो कोई और करता है, तो वो उसको लेंगे, तुम्हें क्यों लेंगे? ठीक है, तो इसलिए वो रैंकर्स को लेते हैं कि दे डिजर्व दैट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद तुम कहीं भी जाओगे तो तुम उससे ऊपर के ही पैसे कमाओगे। तो तुम्हें अगर इतनी अच्छी जगह जाना है तो तुम्हें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे कोई फ्री में तो कोई कुछ नहीं देगा। तो सर नॉलेज नहीं होनी चाहिए, रैंक तो एक अलग। तो नॉलेज कैसे दिखाओगे तुम? नॉलेज अगर तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है तो तुम रैंक क्यों नहीं लेके आ रहे? कैसे दिखाओगे नॉलेज, बताओ? उनके पास तो एक ही पैमाना है ना। देखो, हमने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। टेबल में चारों हैं। ऑडिट क्या करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Standards on assurance engagement apply in assurance engagements other than audits and review of historical financial statement. ठीक है, और standards on related services apply in agreed upon procedures to information compilation agreement and other related services. चाहे इन्फॉर्मेशन कंपाइल करानी हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करानी हो, या कुछ और कोई भी रिलेटेड सर्विस जो भी हमने और मैनेजमेंट ने अग्री कर ली, उसके हमको पैसे मिल रहे हैं, तो उस पर रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट अप्लाई हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बना सकते हैं वैसे? हाँ, आप एज एन ऑडिटर नहीं बना सकते, लेकिन आप एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बना सकते हो। आईसीआई तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालता है, ऑडिटर थोड़ी निकालता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना बना के ही तो तुम बड़े हुए हो। देखो, अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मैं सिर्फ, अब ये तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं सिर्फ रेड कीवर्ड्स पढ़ूंगा और खत्म करूंगा, और फिर तुम पढ़ना, तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आएगी तो पूछ लेना। Essays apply in context of audit of financial information, and these establish high quality benchmarks and are followed by auditors in conducting audit of financial statements. ठीक है, Essays have been issued on wide spectrum of issues, इसके नीचे ही है अभी, in field of auditing ranging from overall objectives, audit documentation, etc. And these cover all significant aspects of audit of financial statements. ठीक है, इसमें सब कुछ कवर होता है और बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज, जो भी ऑडिट में हमें दिक्कत परेशानी आती है, सब पे एसेस इशू कर रखे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड्स ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिव्यू क्या होता है? एक लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, और ये प्रोवाइड करता है अश्योरेंस विच इज लोअर देन ऑडिट, एज रिव्यू इन्वॉल्व्स फ्यूअर प्रोसीजर्स व्हेन कंपेयर टू ऑडिट। लोअर अश्योरेंस क्यों होती है? क्योंकि इसमें फ्यूअर प्रोसीजर्स होते हैं, है ना। सिंस अ रिव्यू ऑल्सो प्रोवाइड अश्योरेंस, it also involves obtaining sufficient and appropriate audit evidence. Audit evidence चाहे रिव्यू में, चाहे ऑडिट में, चाहे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमेशा कैसा रहेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एसआरई के, वो पढ़ लेना। स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। Standard on assurance engagement apply in assurance engagements dealing with subject matter other than historical financial information. ठीक है, इसमें other than historical financial information आती है। Such assurance engagement do not include, इसमें other than historical financial information क्यों आती है assurance engagement में? क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो हम ऑडिट और रिव्यू में कर ही रहे हैं। हाँ, और तो वो इसमें इंक्लूडेड क्यों नहीं है? उनमें इंक्लूड होगी तो यहाँ करनी। हाँ, क्योंकि ऑडिट और रिव्यू आती है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, और उनके स्टैंडर्ड्स अलग से बना ही दिए, तो इसलिए अश्योरेंस एंगेजमेंट में इसके अलावा बाकी चीज़ों की स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अश्योरेंस एंगेजमेंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
समझे? अश्योरेंस एंगेजमेंट में जैसे क्या आ सकता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे अश्योरेंस देना, फॉर एग्जांपल है ठीक है ठीक है। सही बात बोल रहे हैं For example, an assurance engagement relating to an examination of prospective financial information or engagement may relate to providing assurance regarding non-financial matters like designing and operation of internal control in an entity. चाहे किसी भी चीज़ पे एश्योरेंस देना, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे या इंटरनल कंट्रोल पे, वो इसमें कवर हो जाएगा। फिर दो एग्जांपल्स दे रखे हैं, SAE 3400 और SAE 3420, इनके नाम याद कर लेना। स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, ये अप्लाई करते हैं इन एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, जो भी मैनेजमेंट की और हमारी बीच की बात अग्री हो गई उस पर, ठीक है, रिगार्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, एन एंगेजमेंट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स कंसर्निंग इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल डेटा, से अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल एट्सेट्रा। यानी कि उसने कहा कि सर आप खाली परचेज डिपार्टमेंट के लिए अकाउंट्स हमारे कंपाइल करवा दो, डेटर्स के लिए करा दो, क्रेडिटर्स के लिए करा दो, ठीक है। या फिर सेकंड पॉइंट है अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, कि सर खाली बैलेंस शीट बनवा दो, P&L तो हमने बना रखा है। या फिर पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सर सब कुछ आप ही बनवा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये बनाने की कह रहे हैं हाँ, बनाने की या कंपाइल, क्योंकि डेटा तो रिकॉर्ड होता ही है साल भर, ठीक है, तो कंपाइलेशन बोलते हैं इसको हम, कि सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करके प्रेजेंट करना, यही तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। An engagement in which a practitioner may be called upon to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining assurance. क्या जब एक CA फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो क्या वो अश्योरेंस देगा कि ये सही है? नहीं, वो सिर्फ बनाएगा। अश्योरेंस कब देगा? ऑडिट में, रिव्यू में, ठीक है, या फिर प्रोस्पेक्टिव में। लेकिन कंपाइलेशन में सिर्फ कंपाइलेशन करेगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो कह नहीं रहा कि मैंने अश्योरेंस दी है कि सही है, ठीक है। वो सिर्फ आप अज्यूम कर रहे हो कि क्योंकि एक प्रोफेशनल है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो सही ही बनाई होगी, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा, ठीक है। विदाउट ऑब्टेनिंग एश्योरेंस, सच टाइप ऑफ कंपाइलेशन अग्रीम एंगेजमेंट्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटेड सर्विसेज and practitioner issues a report clearly stating that it is not an assurance engagement and no opinion is being expressed. वो साफ साफ एक रिपोर्ट लिख के बताता है कि भाई कोई अश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ मैं, और कोई ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है कैसी नहीं है, तो अपने आप से अज्यूम भी मत करना, ठीक है। These type of services are called related services and standard have been issued to deal with practitioner responsibility in this regard. फिर एग्जाम्पल है दो, वो पढ़ लेना। All the above standards, that is SAs, SREs, SAEs and SRS, are collectively known as engagement standards. इनको हम engagement standards बोलते हैं, समझ गए? Engagement standards are issued under the authority of Council of ICI, deal with the responsibility of practitioner and auditor, ठीक है। एक नीचे वाले टॉपिक पे आएंगे, why are standards needed, नेक्स्ट पेज। किस लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, सिर्फ रेड वाले पढ़ूंगा मैं। कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स, ठीक है, बेंचमार्क के अगेंस्ट ऑडिट हम कैरी करें, बेंचमार्क के हिसाब से ऑडिट करें, ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो, यूनिफॉर्मिटी प्रमोट हो, और स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, उनकी नॉलेज और स्किल बढ़े कि भाई इस तरह से ऑडिट करनी है। एंड लास्ट, टू इंश्योर ऑडिट क्वालिटी। ईजी, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? अच्छा, ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। सेकंड पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो सेम नहीं है। किस में? व्हाई आर स्टैंडर्ड्स नीडेड में इम्प्रूव क्वालिटी और इंश्योर ऑडिट क्वालिटी। हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है तुझे? सेम पॉइंट है तो सेम लिख दे भाई। देख, ICI ने जो लिख रखा है मैं तेरे को वो पढ़ा सकता हूँ, मैंने काटा नहीं है। अगर सेम लग रहा है तो सेम लिख दे। वैसे अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, उसमें कह रहा है कि ऑडिट क्वालिटी इंप्रूव करना, और एक में कह रहा है कि ऑडिट क्वालिटी बनाए रखना, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक किताब में बहुत बहुत बार लिखी हुई है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट तुम्हें पढ़ा चैप्टर 1 और चैप्टर 11 में कम से कम 6 बार लिखा हुआ है। मज़ा ही नहीं आता इसी को जब तक एक बार चीज़ बता के। पेज नंबर भी तो बढ़ाने दिखना चाहिए ना, ये बहुत टफ है। ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं? सबसे पहली तो ये कि फॉलो करें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिर अगर हम स्टैंडर्ड में बताए, इधर देख मेरी तरफ, अगर हम स्टैंडर्ड में बताए किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हैं स्टैंडर्ड में जो चीज़ बताई है, अगर हम एज एन ऑडिटर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे,
फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में बोला कि भाई क्रेडिटर को चेक करना है, हम नहीं कर पा रहे क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा कि सर केस चल रहा है उसको मत चेक करो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, देखेंगे कि उससे कंफर्मेशन लिए बिना क्या और किसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, मतलब ऑल्टरनेट ढूंढेंगे कि और किसी तरीके से कोई कंफर्मेशन मिल जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और बाकी डेटा से एनालाइज करके हम देख लें कि भाई ये सही है अमाउंट, ठीक है। पहला हम फॉलो करेंगे, फॉलो नहीं कर पा रहे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव भी नहीं कर पा रहे। हाँ, तो हम डिस्क्लोजर देंगे कि भाई हमने ये वाला प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया, बाकी तो सब स्टैंडर्ड के हिसाब से ही किया, ठीक है। इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, अगर उसमें आप एक आधा प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर पा रहे तो आप डिस्क्लोजर दे सकते हो कि हमने ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करी है, बाकी सब स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करा है, डन है। अगर हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और हम बताएंगे भी कि भाई हमने इसको इस तरह से परफॉर्म करा है क्योंकि हम वो नहीं कर पाए थे, डॉक्यूमेंट करेंगे अपने पास कि कल को कोई उंगली ना उठाए कि आपने अपना काम सही से नहीं किया, ठीक है। हाँ, आप डॉक्यूमेंट करोगे और रीज़न को भी डॉक्यूमेंट करोगे कि आपने ऐसा क्यों करा, क्या रीज़न था, ठीक है। समझ गए। एक बारी मेरे को सही सही बताओ, मतलब लॉजिकली बताओ, सबसे पहले क्या हम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स देखेंगे, अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स कर पा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट करेंगे और रीज़न फॉर डिपार्चर भी डॉक्यूमेंट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या करेंगे कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर कैसे और क्या परफॉर्म किया और क्यों परफॉर्म किया, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो हम एक डिस्क्लोजर देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर देने का मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हो जाती कि हम ये कर नहीं पा रहे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ख़त्म नहीं होती है डिस्क्लोजर देने से सिर्फ। मान लो सर उसी चीज में फ्रॉड निकल गया, फिर हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की ख़त्म नहीं होती कि आपको स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करना था। आप अगर फ्रॉड निकल गया तो आप बताओ, आप सिर्फ ये दिखाओगे कि भाई मैंने अपनी ऑडिट पूरी एविडेंस के साथ सब कुछ तरीके से कंडक्ट की, ठीक है। अगर आपने सब कुछ करा है, डॉक्यूमेंट भी करा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक बारी पढ़ लो इसको, क्लास ख़त्म करें, क्लास ख़त्म करते हैं आज की।